नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भिलाई स्थित प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों और 7 केंद्रीय पुलिस इकाइयों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जहां समारोह में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महिला वर्ग में बीएसएफ की टीम विजेता रही और ऐसे में, जबकि उत्तर प्रदेश की टीम उप विजेता रही। पुरुष वर्ग में आईटीबीपी ने खिताब अपने नाम किया। सीएम साय ने सभी विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान करते हुए कहा कि पुलिस जवान कानून व्यवस्था संभालने के साथ खेलों में भी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि खेलों में करियर की अपार संभावनाएं हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा करते हुए कहा कि नया रायपुर में 14 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएगी। साथ ही ओलंपिक प्रतिभागियों और पदक विजेताओं को आकर्षक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मेरा सादर नमस्कार। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों और कोच मैनेजरों का मैं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 5 दिवसीय इस अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज समापन हो रहा है। इसमें शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आईटीबीपी, बीएसएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम, सीआरपीएफ, राजस्थान सीआईएसएफ जो विजेता टीम रही है, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों और जवानों को बधाई देना चाहूंगा, जो दिन रात कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह उनका अनुशासन और समर्पण ही है जो उन्हें हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाता है। कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य पालन करने वाले हमारे पुलिस जवान जब खेल के मैदान में उतरते हैं तो उनका आत्मविश्वास और साहस पूरे प्रदेश का मान बढ़ाता है। मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं कि जिस समर्पण भाव से हमारे पुलिस अधिकारी जनता की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रतिबद्धता के साथ वे खेलों में भी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ प्राचीन दंडकारण्य भूमि है, जहां भगवान श्री राम की दिव्य धनुर्विद्या की गूंज सुनाई देती है। इस क्षेत्र के गौड़, कमार और अन्य आदिवासी समुदाय सदियों से धनुर्विद्या में निपुण रहे हैं। तीरंदाजी की कला हमारे जनजातीय क्षेत्र की विशिष्ट पहचान रही है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, लोक कला, भाषा और इतिहास अद्भुत है। हमारे देश में तो तीरंदाजी की परंपरा इतनी उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि शब्द भेदी बाण चलाने की कला में भी लोग कुशल थे, जिसमें केवल आवाज सुनकर बिना देखे उस ओर सटीक निशाना साध लेते थे। छत्तीसगढ़ में भी शब्द भेदी बाण चलाने वाले धनुर्धर के रूप में स्वर्गीय कोदूराम वर्मा प्रसिद्ध हुए हैं। वे आंखों पर पट्टी बांधकर केवल आवाज सुनकर सटीक निशाना साध लेते थे। हमारी सरकार खेल अधोसंरचना को बेहतर बनाने का काम मिशन मोड में कर रही है। ये पंडरापाठ में तीरंदाजी के प्रशिक्षण के लिए आर्चरी अकेडमी की स्थापना करने का निर्णय लिया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बहुउद्देशीय परिसर में तीरंदाजी के अलावा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। हमारी सरकार परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार कर रही है। अभी बजट में जिन 5 मिशनों को शामिल किया गया है, खेल उत्कर्ष मिशन भी उनमें से एक है। तीरंदाजी ओलंपिक में भी शामिल है। ओलंपिक
एशियन गेम्स और विश्व तीरंदाजी स्पर्धा में जिस तरह भारतीय तीरंदाज अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ में हो रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के तीरंदाज पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश में खेलों को लेकर बहुत ही उत्साहजनक वातावरण है। खेलों से हमारे जीवन में अनुशासन बना रहता है, इससे शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ भी रहता है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूं कि हर युवा साथी को कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। आज खेलों के क्षेत्र में करियर बनाने के भी असीमित अवसर हैं। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। खेलों के विकास से रोजगार व्यापक पैमाने पर सृजित होते हैं। हम नया रायपुर में राष्ट्रीय आर्चरी अकादमी बना रहे हैं। इसके लिए 14 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी गई है। नवा रायपुर में ही 85 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही खेल प्रेमियों ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आनंद लिया है। इस स्टेडियम को और भव्य तथा सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ओलंपिक में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपया देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। प्रदेश में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है। इससे खेल प्रतिभाओं को जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत किस स्थिति से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से प्रस्ताव रखा है। आगे बढ़ेंगे। पखांजूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यकर्ता में पदस्थ पंचायत सचिव के खिलाफ सरपंच, उप सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम पखांजूर को ज्ञापन सौंपकर सचिव को तत्काल हटाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित सचिव पिछले करीब 20 वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ हैं, जिससे कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता प्रभावित हुई है और इसके साथ ही विकास कार्यों में अनियमितता बढ़ी है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचाई जाती, पंचायत कार्यालय में नियमित उपस्थित नहीं रहती और कार्यों में मनमानी की जाती है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवनिर्वाचित पंचों से बिना सूची पूरी जानकारी दिए दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराए जाते हैं। साथ ही 15वें वित्त मद सहित अन्य योजनाओं के राशि उपयोग में अनियमितता की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सचिव का तत्काल स्थानांतरण करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं यहाँ आ रही है, जो हमारा जो छोटी बहन है वो क्या हमारा कोई पास कोई पूछता नहीं, जो काम है वो एकला ही कर रही है। उन्होंने जो राशि आहरण करते हैं उसमें आपको तो सहमति होती है? कोई टाइम वो कोई सामान पैसा वैसा निकलने के टाइम में हमारा सिग्नेचर वो लोग का सिग्नेचर लेता है, क्यों हमारा पास सिग्नेचर कोई नहीं लेता। कोई कूड़ा कागज में सिग्नेचर लेता है। आप क्या हो पंचायत को? उप सरपंच है। कौन सा पंचायत? कार्यकर्ता हरिनगर का। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं सब लोग वो सचिव को हटाने के लिए आया है। हाँ, आज हम ग्राम पंचायत कार्यकर्ता से आए हैं। हमारा यही मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता का जो सचिव है अनुतोष मंडल है, उसने अपने मनमाने तरीके से पंचायत में काम कर रहा है और वार्ड मेंबरों को या ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं देता है। और
जो भी काम होता है, जो अपने पत्नी के नाम से जीएसटी बिल है उसमें लगाकर राशि का आहरण कर लेता है। और कोई भी काम, जैसे उनके पास काम करने जाते हैं तो टाइम नहीं है, जैसे जैसे निमंत्रण का पट्टा में निमंत्रण करना है तो उसके प्रस्ताव पारित हो जाता है बैठक में, फिर भी वो प्रस्ताव नहीं देता है। तो इस बार 2-3 किसान ऐसा है जो धान बेच ही नहीं पाया क्योंकि नामांतरण नहीं हो पाया। और दूसरा मामला है जैसे कि बच्चे जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जो 50 साल का जो जाति नहीं बना पाते हैं, उनको ग्राम सभा से पारित करना पड़ता है। वैसे भी वो ग्राम सभा से मतलब प्रस्ताव नहीं देता है, इसके कारण बच्चे को भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हाँ, हम मांग चाहते हैं कि इसको सचिव को यहाँ से हटाया जाए और दूसरा सचिव को यहाँ मतलब लाया जाए। देवलाल नेता। आज आप लोग आए हो एसडीएम ऑफिस में, क्या कर रहे हैं? हम लोगों के पंचायत में कार्यकर्ता पंचायत में जो भी काम होता है हम लोग को बिना पूछे कर रहे हैं। मैं भी एक भी वार्ड हूँ, आज तक मेरे को पूछा भी नहीं। जो भी पैसा निकाल रहा है हम लोग का बिना पूछे निकालता है। हम लोग जो बोलते हैं मानते नहीं, मन मर्जी करने लगा है सचिव जी। उसके बाद भी और भी मुद्दा है, मेरे को जिस समय मेरा वार्ड में पानी का समस्या था उस समय मैं खुद ही जाके बोला हूँ अनितोष को, तो अनितोष बोलते हैं अभी अमाउंट नहीं है। तो वो मन मर्जी किसी वार्ड को बिना पूछे एक नल हैंडपंप लगा दिया एक जगह। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये सचिव को हटना है और हम लोग को नया सचिव चाहिए। और छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने बजट 2026-27 पेश किया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सत्ता पक्ष जहां बजट को जनता का बजट बता रहा है तो वही विपक्ष इसे जनता के साथ छल बता रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश का बजट 2026-27 पेश किया गया। दुर्ग में बीजेपी नेताओं ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री द्वारा 1,72,000 करोड़ रुपए का संकल्प बजट पेश किया गया है। ये बजट युवाओं से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने अपना बजट लगातार करके 1.25 घंटा बगैर पानी के प्रस्तुत किए हैं। यह बजट माननीय मोदी जी के जो संकल्पना 2047 को आत्मनिर्भर भारत बनी दृष्टांत पे पूरे पर एक संकल्प ऐसा नाम उन्होंने दिया है। यह बजट निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हितकारी है, छत्तीसगढ़ की जनता का सर्वस्पर्शी है। युवाओं, महिलाओं, अन्य सभी सुविधाओं को लेते हुए, इंफ्रा को लेते हुए इन्होंने एक बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित लाभकारी है और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि आत्मनिर्भर भारत 2047 में बजट को छूता हुआ बजट है। अगर दुर्ग शहर की बात की जाए तो दुर्ग जिले को क्या इस बजट जो है इसमें क्या लाभ मिला है? दुर्ग जिला नहीं है, 33 राजस्व जिला सारे जिलों के, और जब बजट प्रस्तुत होता है तो सारे जिलों को छूते हुए सर्वांगीण विकास को दृष्टिकोण देखते हुए बजट प्रस्तुत करते हैं। दुर्ग जिले की भी बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। आगामी दिनों में इस बजट से आम जनता को किस तरह से लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय को लेकर अपनी निष्ठा उसको मानती है और हम मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा से काम करते हैं। निश्चित अंतिम व्यक्ति तक ये बजट जाने वाली है। देखिए, बजट जो है वो पूरा पारदर्शिता बजट है, इसमें कुछ भी छुपाने वाली चीजें नहीं है। कांग्रेस जो है वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ विरोध करते आती है। आप सीधे तौर पे जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है जमीन की रजिस्ट्री पर, भवन रजिस्ट्री पर, और बच्चियों के लिए 18 साल की उम्र होने के बाद रानी दुर्गावती योजना के तहत 1,50,000 की जो राशि उनके खाते में दी जाएगी। तो ये सब योजनाएं माताओं के लिए ही तो है, उसको कैसे आप वो नकार सकते हैं? मतलब देख करके अंधा होकर के बात करना इस तरह से है। कहीं ना कहीं जो भाजपा है महिलाओं का ध्यान रखकर इस तरह की योजनाएं ला रही है। जी, योजनाएं ला रही हैं और लाती रहेगी, क्योंकि केवल भाजपा ही है जो मातृशक्तियों का सम्मान, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को समझते आती है। और जिसका आप ये भी देख सकते हैं कि
सर्वाधिक जो है वो भाजपा से जुड़ी महिलाएं जो है वो आपके सामने ही दिखेंगी। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को भी कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जो आम बजट है इसमें युवाओं के लिए क्या कुछ खास है? युवाओं के लिए किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जा रहा, यह कहना गलत है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ जो है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो लाभ में दिए जाते हैं। और जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 2047 का जो विकसित भारत का उनका सपना है, उस सपने में तो उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है कि रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन उस दिशा को भी दिया गया है, उसमें भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर वर्ग को इसमें दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम तृप्ति चंद्राकर है, मैं दुर्ग महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। तो वहीं कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। कांग्रेस का कहना है कि बजट में ना तो रोजगार के अवसर हैं और ना ही आम जनता के लिए लाभ या राहत नजर आ रही है। देखो, आम जनता के लिए तो ठगा हुआ बजट है, ये दिशाहीन बजट है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 3100 रुपया धान का मूल्य देने की बात इन लोग किए थे। 169 रुपया धान का समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। वो 169 रुपया धान का मूल्य कहाँ है? दिए नहीं दिए। किसान यहाँ पे ठगा महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बोला था कि हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ में ये सरकार जो 2023 से 28 के बीच में जो सरकार रहेगी, उस सरकार में छत्तीसगढ़ में 3600 रुपये में धान का मूल्य मिलेगा। 3600 रुपये मिलेगा। इनके सरकार में 3100 रुपया जो समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, वो समर्थन मूल्य कहाँ है? उसकी बात क्यों नहीं करता भारतीय जनता पार्टी? कहाँ पे किसान खुश है? और सबसे बड़ी बात हुई है ये है कि अभी धान बेचने में जो किसानों को जो परेशानी हुई है, टोकन के लिए रात को 2-2 बजे तक लाइन लगाए। किस बजट की बात करते हैं? कहीं भी बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यापारियों के लिए कहीं कोई बजट नहीं है। आज हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इनके कार्यकलाप से, और हर कोई चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सरकार ढंग से चला नहीं पा रही है। अरे जब बजट पेश करना था तो इनके वित्त मंत्री ही 1 घंटा लेट से आए, तो ये प्रदेश को कैसे चलाएंगे? ये तो खुद ही लेट है पहले से। ये स्थिति प्रदेश की है और ये बजट की है। बजट सही नहीं है। महिलाओं का काम भी बंद कर दिया गया। गौठान योजना चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया। सब योजना इन्हें बंद कर दिया। और आज ये बात करते बजट का, बजट पूरा ही दिशाहीन है और सिर्फ वो पैसे का बात बताया गया कि हाँ यहाँ पे पैसा किए, बाकी कुछ भी इस बजट में नहीं है, पूरा खालीपन। जो छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया वो पूरी तरीके से दिशाहीन है, निराशाजनक है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। पिछले बजटों को कॉपी पेस्ट किया गया और दुर्ग शहर जो कि संभाग मुख्यालय है, और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग शहर को कुछ भी नहीं दिया गया। ये दुर्ग शहर की पूरी तरीके से उपेक्षा है। युवाओं के लिए बात किया जाए तो ना युवाओं के लिए है, ना मजदूरों के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। सभी वर्गों को पूरी तरीके से अछूता रखा गया है। एकदम ही निराशाजनक बजट पेश किया गया है। दुर्ग के लिए क्या कुछ देखते हैं? दुर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग संभाग मुख्यालय, और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग को पूरी तरीके से इस बजट में उपेक्षित रखा गया है। नालंदा परिसर की बात लगातार यहाँ के जो शहर विधायक है वो कर रही है, जो बड़ी सौगात है। अब 23 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश भर के लिए नालंदा परिसर के लिए दिया गया है। नालंदा परिसर को किस तरह से देखते हैं? नालंदा परिसर आता है तो अच्छा चीज है, लेकिन एक बार आ जाए, चालू हो जाए, और चालू हो जाए तब इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बजट बनाने वालों को बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ कर बजट बनाया, और उस बजट में किसको क्या मिला ये खुद सब लोग जानते हैं। मेरी सरकार बजट बनाती है तो बहुत सोच विचार के बनाना चाहिए, क्योंकि विगत समय से हम लोग रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग पूरे देना चाहते हैं, परंतु बजट में ना महिलाओं के लिए इतना कोई फायदेमंद बात हुई, ना रोजगार के लिए बातचीत हुई, क्योंकि आज का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। तो कम से कम युवाओं के रोजगार के लिए तो बात करनी चाहिए थी, उनको भी कुछ नहीं मिला।
और हम दुर्ग संभाग की, दुर्ग शहर की बात करते हैं, दुर्ग में ऐसा कोई बजट नहीं दिया गया है कि जिसके माध्यम से हम लोग विकास की बात करें। क्योंकि यदि शासन, प्रशासन, सरकार यदि इस तरह की बातें करती है, लोगों को भ्रमित करते हैं, 2 साल पहले उन्होंने जो वादे किए उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं, फिर वही वादे, उन वादों को लेकर के जनता कब तक भ्रमित होती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि जो ये कागजी कार्रवाई करते हैं, कागजी कार्रवाई से ऊपर उठ कर कुछ काम करके दिखाएं, तो हमें भी लगेगा कि हम इनकी तारीफ करें। बजट पूरा किया, बजट को तो मैं यही कहूंगी कि लोगों को सिर्फ लुभावने दृश्य दिखाए गए हैं और उन लुभावने दृश्य में लोग आ जाते हैं। और आज जनता की पैसे से ही महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं, 1000 रुपये, 1200 रुपये जो महीना, वो जनता का पैसा है और उसके बाद उन्हीं से लूटा जाता है। तो इस तरह की हरकतें ना कर देश को नीचे ढकेलने के बजाय देश को ऊपर उठाने का कोशिश करें। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, इन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने देश को ऊपर उठाया है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि देश को और आगे बढ़ाना है और लोगों को मुगालते में ना रखकर कुछ काम दे, रोजगार दे, पैसा देकर देश को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंकुश में नहीं रखना है। हमको अपने देश को स्वतंत्र रखना है कि लोगों के दबाव में ना रहे। हमको कुछ ऐसा जीविकोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए कुछ कार्य करने होंगे जो लोगों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। मैं इस सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग बजट बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, कागजी कार्रवाई ना करें, लोगों के सामने परोसे, जिससे यदि वो कार्य करते हुए हमको दिखेगा कि वास्तव में विकास है तो हम भी तारीफ करेंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम इसकी बुराई करें या उसकी बुराई करें। यदि जो अच्छा कार्य करता है तो उसके कार्य के लिए हम उनकी तारीफ भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज महिलाओं को रोजगार दे। आज इतना बड़ा भवन खड़ा कर दिया गया है, आज महिलाओं को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इस तरह के करोड़ों रुपए के यदि हम भवन बना देते हैं महिलाओं के लिए, और उस बजट का क्या फायदा जो करोड़ों का बजट बन जाता है और महिलाओं को रोजगार के लिए बनाया गया है कहते हैं, और अभी तक वो खाली पड़ा है। तो इस तरह की जो योजनाएं हम निकालते हैं, इन योजनाओं की अपेक्षा वास्तव में छोटे छोटे रोजगार हम लोग बहुत अच्छे खोल सकते हैं। लड़के लोग जो आज नशे के आदी होते जा रहे हैं, इस बजट में मेरे को ये बात नहीं करना चाहिए पर करना पड़ेगा, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा युवा नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज युवा पीढ़ी परिवार से भी परेशान है, क्योंकि परिवार में भी लोगों को लगता है हमने इतना महंगी पढ़ाई कराया और बच्चों का रोजगार नहीं, तो बच्चा क्या सिर्फ पकोड़े और भजिया तल करके बाजार में बेचेंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चों ने जिस तरह के आज अपनी विद्या अर्जन किया है, तो उस विद्या अर्जन में उनको धनोपार्जन भी होना चाहिए। तो धनोपार्जन के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह यहाँ भिलाई स्टील प्लांट खुला था, उसी तरह कुछ ऐसा योजना बनाए कि लोगों को रोजगार मिले, ना कि हम लोग सिर्फ बैठ गए साल भर का एक बार बजट बना दिया और बजट के बाद कुछ नहीं, सिर्फ ये बड़े बड़े व्यवसायी लोगों को फायदा होता है, निम्न वर्गों को कोई फायदा नहीं। मैं रत्ना नारमदेव, समाज सेविका, पूर्व एंडरमैन, नगर निगम दुर्ग। प्रदेश के बजट को लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक सत्ता पक्ष बजट की सराहना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बजट को सिर्फ एक जुमला बता रहा है। हालांकि इस बजट से वित्त वर्ष में लोगों को कितना लाभ पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।